हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारा एक चैनल है जिसका नाम है सिविल्स विद आकाश। उस पे बेसिकली और भी कंटेंट आपको मिलता रहेगा और वो आप अगर टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको उस पे मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर ज्वाइन कर सकते हैं उसको। और हमारा वीडियो का ये हिंदू की वीडियो का यही मोटिव रहता है कि जितनी जल्दी विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम इसको ख़त्म कर सके, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कवर कर सके जितनी जल्दी हो सकता है, ताकि जो टाइम है वो बच सके आपका। चलिए पहली न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टीचर शॉट डेड एज कश्मीर सीज 7th टारगेटेड किलिंग हिंदी में। ये जो इशू है, हमने कल एक एडिटोरियल भी मैंने आपको बताया था जिसमें हमने देखा कि यार इंटरनल सिक्योरिटी का एक इशू हमारा बड़े लेवल का चल रहा है, जिसमें हमने बात की थी अबाउट द कश्मीर। हमने बात की थी कश्मीर के बारे में, है ना। उस मैंने एडिटोरियल में बताया था कि 2-3 स्टेट्स के बारे में बताया हुआ है। एक तो कश्मीर के बारे में बताया हुआ था। देन द जर्नलिस्ट वाज टॉकिंग अबाउट द पंजाब, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने बताया हुआ था नॉर्थ ईस्ट के बारे में। फिर उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ था फॉर दी साउथ इंडिया। तो अगर ये चीज़ों के लिए हम ध्यान नहीं देंगे और हम बात कर रहे हैं कि यार किस तरह से एक्सटर्नल इश्यूज़ हमारे चल रहे हैं, तो इन चीज़ों पे भी प्रॉपर फोकस देना चाहिए। क्योंकि ये जो टारगेटेड किलिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है कि टारगेट कर करके जो लोग हैं उनको यहाँ पे मारा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, GS3 की एक न्यूज़ आई हुई है जिसमें बोला जा रहा है कि जो GDP ग्रोथ है वो कम हो चुकी है टू दी 4.1%, ठीक है। तो आपने क्या देखना है कि भाई GDP क्या होती है। तो GDP क्या होती है देखने के लिए आपने क्या करनी है, इकोनॉमी की जो हमारी श्री राम IAS की इकोनॉमी की जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है, आप उसको देख सकते हो। उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग GDP। उसकी जो वीडियोज़ है वो रेगुलरली आती रहेंगी, आप उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है सेंट्रल क्लियर्स 86,912 करोड़ ऑफ GST ड्यूज़। ये GS3 का हमारा पार्ट है, इकॉनमी का पार्ट है। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जब GST एक्ट आता है, बड़े अच्छे से समझिएगा। जब GST एक्ट आता है उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे जो स्टेट्स थी उन्होंने बोला कि हम इसको क्या नहीं करेंगे, हम इसको साइन नहीं करेंगे, मतलब हम इस पे वोट नहीं देंगे। और उनकी वोट ज़रूरी क्यों थी? क्योंकि अंडर आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है कि भाई जो सेकंड टाइप ऑफ मेजॉरिटी है, अगर आपने कोई भी चीज़ जिसमें स्टेट इंक्लूडेड है और उसको चेंज करना है, तो 50% एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट्स की क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। तो उन्होंने बोला हम कंसेंट तभी देंगे जब आप हमें कुछ अश्योरिटी दोगे। तो सरकार ने क्या बोला कि हम आपको अश्योरिटी देते हैं, जो GST है उससे आपका जो टैक्स बेस है, जो टैक्स है स्टेट्स का, इंडिविजुअल स्टेट का, वो डिक्रीज़ नहीं होगा। ये चीज़ बोली गई। अब वहाँ पे उन्होंने बोला कि किस तरह से डिक्रीज़ नहीं होगा। उन्होंने बोला कि हम एक बेस ईयर ले लेंगे और उस बेस ईयर से हम ये मानेंगे, ये बेस ईयर है, अगर उस टाइम पे 100 रुपीज़ का टैक्स कलेक्शन हुआ तो हम ये मानेंगे हर एक साल जो टैक्स कलेक्शन है वो 14% इंक्रीज़ होगा। लेट्स से यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन है वो 114 रुपये होनी थी, लेकिन GST रेजीम के अंडर ये जो टैक्स कलेक्शन है वो होती है 110। तो ये जो 4 रुपये का गैप है, 4 रुपीज़ का गैप है, ये कौन पे करेगा? ये सेंटर पे करेगी। अंडर कंपनसेशन सेस। अब ये जो कंपनसेशन है, मतलब अंडर GST कंपनसेशन, ये कंपनसेशन वाला पैसा सरकार के पास, सेंटर की सरकार के पास कहाँ से आएगा? ये उसके लिए एक स्पेशल कंपनसेशन सेस फंड बनाएगी। वो फंड का पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए कंपनसेशन सेस इम्पोज किया जाएगा। किन चीज़ों पे? वो किया जाएगा लग्जरी गुड्स पे, प्लस जो भी सिन गुड्स हैं जैसे पान, तंबाकू, ये वो सारी चीज़ें। तो इन पे जो कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा, जिससे जो सेस है उससे जो स्टेट है उसको पे किया जाएगा। चलिए इसके बारे में अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सबसे चीज़ पहली क्या बोली गई थी कि भी जो स्टेट्स आर गारंटीड कंपनसेशन फॉर एनी रेवेन्यू शॉर्टफॉल, जैसे मैंने आपको बताया, बिलो 14% ग्रोथ, ठीक है जी। और बेस ईयर क्या ले लिया? 2015-16, क्योंकि उससे पहले, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में स्टेट्स ने बोला कि यार डिमोनेटाइजेशन आई, उसके बाद में ग्रोथ कम होती दिखाई दी हमें। तो जो GST कंपनसेशन है वो पेड आउट कंपनसेशन सेस एवरी 2 मंथ बाय सेंटर टू द स्टेट। ये कहाँ पे लिखा हुआ था? एक्ट 2017 में लिखा हुआ था। सारे के सारे टैक्स पेयर्स हो गए एक्सेप्ट दोज हु एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड नोटिफाइड गुड्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। अब ये जो फंड है, मैंने आपको पहले बताया, द GST एक्ट स्टेट्स दैट सेस कलेक्टेड एंड द अमाउंट एज मे बी रिकमेंडेड बाय द GST काउंसिल वुड बी क्रेडिटेड टू द फंड। इस फंड में वो पैसे डाल दिए जाएंगे जो यहाँ पे जो सरकार है वो कलेक्ट करेगी। आई होप आपको ये जो चीज़ है वो प्रॉपर वे में समझ में आई होगी, ठीक है जी। अगर कोई डाउट है इस चीज़ में समझने में, सेस फंड में, प्लीज़
आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आईएमडी ने रिपोर्ट दी है कि जो जून सितंबर रेनफॉल लाइकली टू बी 103%। ठीक है, 103% एक ना हमारा टारगेट होता है 96 टू 104% का। अगर 96 टू 104 के बीच में तो वो नॉर्मल मानी जाती है। ठीक है, तो रेनफॉल है जो वो नॉर्मल यहाँ पे बताई जा रही है। अब आईएमडी क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, पहली चीज़ जो आईएमडी है या फिर इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो इस्टेब्लिश हुआ 1875 में। ये नेशनल मेटेरोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री एंड प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है इन ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू मेटेरोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इस्टेब्लिश हुआ 1875 में, और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ये प्रिंसिपल एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। आईएमडी अकेला मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन नहीं करता, वेदर फोरकास्टिंग भी करता है और सिस्मोलॉजी भी देखता है। जो आईएमडी है वो एक अच्छे वे से काम कर रहा है, इस वजह से उसको वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है। जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर मैंने ऊपर बताया ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन न्यू दिल्ली इज रिस्पॉन्सिबल, वो सारे नाम रखता है साइक्लोन्स के, इन द नदर्न इंडियन ओशन रीजन। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? न्यू दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ये पूरा डेटा याद रखना है। यहाँ पे जो उस टाइम पे हमने बात की थी 2-3 दिनों से कि किस तरह से गैंगस्टर्स ने आकर पूरा इन दी डे लाइट कि किस तरह से इतनी ज़्यादा गोलियां मारी। पोस्टमार्टम में ये पता चला है कि मोर देन 24 जो पिस्टल्स हैं, जो मोर देन 24 गोलियां हैं, वो उनकी बॉडी में से मिली, उस बंदे की बॉडी में से मिली हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कि हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी लैब्स, अ मेजर सिक्योरिटी लैब्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब, इन दी स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए। और ये एक हम मान के चले कि विद इन 2 मंथ्स कुछ 45 टू 50 जो लोग हैं वो इसी वे से, मतलब क्या है कि कहीं पे कुछ आपसी रंजिश थी या फिर कुछ ही तरह से लगा के चलो कि गोली से ही, मतलब गन कल्चर से ये जो लोग हैं वो उनकी डेथ हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट कि किस तरह से हमने अगली न्यूज़ की तरफ जाना है। अगली न्यूज़ है हमारा एडिटोरियल। एडिटोरियल में हमने सबसे पहली चीज़ है ये अबाउट दी, जो हमने कल या परसों न्यूज़ डिस्कस की थी आधार के बारे में, ये आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और एडिटोरियल, एक और आर्टिकल आया हुआ है उसमें डिस्कस करेंगे। नंबर 2 यहाँ पे ये वुमेन एट द टॉप, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे जर्मनी की चीज़ बताई जा रही है, तो ये हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस, अ जुडिशियल कोर्ट्स दैट कॉल्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन। यहाँ पे आपको कुछ पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं, मैं आपको प्रॉपर वे में एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, एक ना जजमेंट आती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट में। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? बोला कि भाई एक काम करते हैं कि जो पिरारी विलान, मतलब जो जिन्होंने राजीव गांधी असैसिनेशन जिन पे केस चल रहा था, उनको हम क्या करते हैं, उनको रिलीज़ कर देते हैं। उनको क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। अब रिलीज़ करने का कारण सुन लो। रिलीज़ करने का ये कारण था, कैबिनेट ने बहुत टाइम से अंडर आर्टिकल 161 जो गवर्नर के पास पावर है क्या करने की, रिमिशन करने की, पार्डन करने की, ये वो सारी चीज़ें करने की, उस आर्टिकल के अंदर गवर्नर के पास पावर है। लेकिन कैबिनेट ने रिकमेंड किया हुआ था कि भाई आपने इस बंदे को क्या करना है? पार्डन कर देना है। ठीक है जी। अब गवर्नर के पास ये जो रिपोर्ट है वो कुछ 2 ईयर से पड़ी थी, 2 ईयर से, 2 साल से पड़ी थी। उन्होंने ये रिपोर्ट फिर फर्दर किसको भेज दी? प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट ने वहाँ पे रोक के रखा हुआ था क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर है अंडर आर्टिकल 72। अब जब ये केस देखता है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अच्छा ऐसी बात है, तो उन्होंने एक आर्टिकल यूज़ किया जिसका नाम है आर्टिकल 142। ये एक स्पेशल आर्टिकल है जिसमें अगर कोई लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं ले रहा तो जो जुडिशरी है वो स्टेप इन करती है और वो अपना यहाँ पे डिसीजन बनाती है। अब डिसीजन क्या बनाया? उन्होंने बोला कि भाई इतना टाइम हो गया कि 2 साल से आपने कैबिनेट की बात नहीं मानी और 2 साल से ये पड़ा है, और ये जो बहुत ज़्यादा लेट हुआ है ये प्रोसेस, इस वजह से हम क्या करते हैं इस चीज़ को, अब इस बंदे को हम क्या करते हैं? रिलीज़ कर देते हैं। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दी। अब इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है? पहली चीज़ यहाँ पे कि ये जो नॉर्मल है, अगर तो कोई नॉर्मल चीज़ होती कि 302 के अंदर कोई बंदा नॉर्मल पकड़ा होता, अगर आप सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ में कर रही है फोर, तो वो कहते ठीक है। लेकिन ये तो यार स्पेशल केस था, और वो ये स्पेशल केस क्या है? अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया, फॉरेन रिलेशंस है हमारे जो। तो ये जो स्पिरिट हमने देखनी थी, लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द आर्टिकल 161, 72, ये सारे ही आपने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है, कहते हैं यार भाई ये आर्टिकल 161 इज कॉम्पिटेंट टू ऑल टू ग्रांट पार्डन और रिमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड बाय द कन्विक्ट अंडर द आर्म्स एक्ट 1959, ये वो।
लेकिन आपने तो इसको किस तरह से मैटर को सॉल्व किया, ये जो नॉर्मल 302 होता है। तो इस केस में जो यहाँ पे लिखने वाले हैं वो ये बोल रहे हैं, द फर्स्ट इज वेदर आर्टिकल 42 कुड बी इन्वोक्ड बाय द कोर्ट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्ड एक्सप्रेस पावर ऑन द गवर्नर अलोन। मतलब अगर अकेला उसके ऊपर पावर होती, फॉर ग्रांट पार्डन अंडर आर्टिकल 161 इन द केस ऑफ एंड द बेंच फाउंड फॉल्ट विद द गवर्नर। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉल्ट आपका है भाई, 2 साल हो गए इसको पड़े हुए, तो दैट्स वाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये डिले की वजह से क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। अब ये जो लिखने वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर नॉर्मल होता आप कर देते, लेकिन इन स्पेशल केस में आपने स्पेशल जो चीज़ थी इंटीग्रिटी में, जिसमें हम सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस चीज़ को करना, इंट्रोस्पेक्शन इस चीज़ की करनी, ये गलत है। ठीक है, तो हमें भी ये पूरा प्रोग्राम है, तो यही सारा का सारा एडिटोरियल में लिखा हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। इस चीज़ को आपने प्रॉपर फ्लो चार्ट में याद रखना है। अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जब भी कोई डिसीजन बनाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट्स में बोला है कि भाई आपने अपनी चीज़ को याद रखना है कि भाई आप किस तरह से काम कर रहे हो, ना कि किसी की मदर या फादर या किसी और को देखना है। क्योंकि अगर हम इमोशनल होके वहाँ पे जजमेंट देने लगे तो वो कहते हैं कि वो जो काम है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं ऑल दो कि हम कोई कंडेम नहीं कर रहे और हम खुद भी कंडेम नहीं कर रहे इस चीज़ को, लेकिन ये जो वाली चीज़ है ये थोड़ा सा गलत है, उन्होंने ये बोला। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे, इंगेजिंग एकेडमिक लॉयर्स। ये कुछ खास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने इसको हम नहीं कवर कर रहे, लेकिन हम इस चीज़ को कवर करेंगे, इंडियाज़ ईवी एम्बिशन राइड्स ऑन दी 3 व्हील्स। देखिए पहली चीज़ तो जो इंडिया ने पुश दिया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, आपको पता है हमारे टारगेट्स है, पेरिस का टारगेट है, किगाली एग्रीमेंट का टारगेट है, जिसमें हमने CO2 एमिशन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है और हमने रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना है। हमारे खुद के NDCs हैं और हमारा जो लेटेस्ट है जो हमने बोला है कि भी नेट ज़ीरो टारगेट हमने अचीव करना है बाई 2070, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो फेम क्या था, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम इन इंडिया विद एन आउटले ऑफ ₹10,000 करोड़ वॉज अप्रूव्ड इन 2019। तो जो इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको रिन्यू किया गया है फ़ेज़ 2 के लिए। फ़ेज़ 2 को एक्सटेंड किया गया इन जून 2021, क्यों, ड्यू टू दी पेंडेमिक। अब इसमें एम क्या है इस फेज़ का कि हमने 10 लाख टू व्हीलर्स, मतलब 2 व्हीलर्स हो गए, फिर 3 व्हीलर्स हो गए 5 लाख, 55,000 4 व्हीलर्स और 7,000 बसेस को हमने बनाना है। मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है हम उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेंस हो रहा है वो किसका हो रहा है, E3 व्हीलर्स का। ये नियरली जितनी भी आज अगर 100 व्हीकल्स घूम रहे हैं EV वाले, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर 100 घूम रहे हैं, उसमें से 65% कौन से हैं, 3 व्हीलर्स हैं। इसमें से अगर हम और बात करें, इन कॉन्ट्रास्ट 2 व्हीलर्स EV कम एट अ डिस्टेंट सेकंड विद ओवर 30% ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पैसेंजर फॉर व्हीकल एट 2.5%। यहाँ पे उन्होंने बोला जो E3 व्हीलर्स हैं उन्होंने अपना जो टारगेट है वो 4 लाख व्हीकल्स का क्रॉस किया है ऑफ द 5 लाख टारगेट सिंस 2019। इसके लिए जो EV रजिस्ट्रेशन अगर देखी जाए तो जो डेटा शो करती है असम, बिहार, दिल्ली, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, ये 80% यहाँ पे E3 व्हीलर्स चल रहे हैं। जहाँ पे यूपी में अगर हम बात करें 40% यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको ₹1 लाख से 1.5 लाख में मिलती है और यहाँ पे जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर है वो डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि फेम 2 के अंदर जितनी भी स्कीम्स थी या फिर कोई इंसेंटिव्स थे वो प्रोवाइड सब्सिडीज थी, वो लेकर यहाँ पे बहुत अच्छे वे से बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो फोकस है EV पॉलिसीज़ का, ये 5 स्टेट बड़े अच्छे वे से कर रही हैं। 5 की 5 स्टेट्स ने रोड टैक्स को जो है वो एग्जम्प्ट कर रखा है ऑफ द 100% ऑन रजिस्ट्रेशन फ़ी। जो यूपी है हैज़ गोन अ डिफरेंट वे विद इट्स सब्सिडीज ऑफरिंग 100% इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर परचेजिंग EV इन द स्टेट एंड 30% सब्सिडी ऑन द रोड प्राइस ऑफ EVs टू फैमिलीज विद अ सिंगल गर्ल चाइल्ड। जो सक्सेस है इंडिया की वो एक्सपीरियंस हो रही है E3 व्हीलर्स में, स्पेस हैज़ कम फ्रॉम डेवलपिंग बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड्स। ठीक है, सब्सिडीज होगी, टैक्स एग्जम्पशन होगी इस वजह से। और लास्ट में यहाँ पे बोला जा रहा है जो पॉलिसीज़ है कोई भी अगर उसमें प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना चाहिए, जहाँ के जो लेगेसी ऑटोमेकर्स है, जैसे हमने यहाँ पे देखा लेगेसी ऑटोमेकर महिंद्रा या फिर टाटा मोटर्स, ये वो इस फेज़ में आ पाएँ और अच्छे वे से जो E3 व्हीलर्स है या फिर गाड़ियाँ उसको प्रोड्यूस कर पाए, ताकि जो हमारा कंट्री है वो अपने सारे टारगेट्स या फिर रीन्यूएबल एनर्जी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वो अचीव कर पाए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ अबाउट दी आधार में हमने पहले भी ये वैसे तो किया था। नाउ दिस इज़ रिलेटेड टू GS2 का पार्ट एंड अबाउट दी GS3। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि आप बिना मतलब से किसी भी फोटो स्टेट या फिर किसी भी बंदे के साथ में साइबर कैफ़े में अपना जो आधार कार्ड है उसको डिटेल को मत शेयर करिए। अगर आपने करना है तो उस तरह एक मास्क्ड जो आधार कार्ड है वो आप यूज़ कर सकते हो। मास्क्ड आधार कार्ड का मतलब क्या होएगा, जो उसके अगर 12 डिजिट है तो 8 डिजिट जो फर्स्ट वाले हैं उसको क्रॉस कर दो, ताकि जो लोग हैं वो आपके आधार कार्ड का कुछ गलत जो है चीज़ वो यूज़ ना कर पाए उस चीज़ की।
पहली चीज़। नंबर 2, यहाँ पे जो प्राइवेट एंटिटीज़ लाइक होटल या फिल्म हॉल्स हो गए, वो कैन नॉट कलेक्ट और कीप कॉपीज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये लाइसेंस वाले लोगों को, यूज़र लाइसेंस आर परमिटेड टू सीक दी आधार, ठीक है। इट डिड हाउएवर क्वेश्चन यूजर्स फ्रॉम पब्लिकली शेयरिंग देयर आधार नंबर्स। यहाँ पे ये चीज़ बोली क्यों जा रही है, आधार को हम यूज़ कर रहे हैं, जब आधार एक्ट आया कि ऑथेंटिकेशन इज नेसेसरी फॉर अवेलिंग सब्सिडीज बेनिफिट्स सर्विसेज, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पैसे से होती है। अगर हम एब्सेंस ऑफ आधार की बात करें तो इंडिविजुअल इज टू बी ऑफर्ड एन ऑल्टरनेट एंड विजिबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू इंश्योर ही और शी इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द सेम। जो KYC है वो आधार से मैंडेटरी नहीं है, वो आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे और बात करें, एक्ट ने क्या किया, क्लियर किया था, कॉन्फिडेंशियली नीड्स टू बी मेंटेन्ड, सारी की सारी। लेकिन कई जगहों पे यहाँ पे ये देखने को मिला, जब हम NPCI की बात करते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जब हम आधार इनेबल्ड सिस्टम या DBT की बात करते हैं, तो आधार के साथ में बैंक अकाउंट भी अटैच्ड है। तो अगर आधार की डिटेल्स यहाँ पे रिलीज़ होती हैं या फिर गलत वे से बाहर जाती हैं, तो उससे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपका बैंक अकाउंट भी खतरे में है। तो यहाँ पे लेकिन होता क्या है कि उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट शेयर नहीं करेगी, लेकिन RTA ने ये बताया 200 सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट्स ने जो आधार बेनिफिशरीज की जो नेम या फिर उनके जो एड्रेसेस है वो क्या किए हुए हैं, डिस्प्ले किए हुए हैं। तो यहाँ पे लेकिन ये भी बोला गया UIDAI मेंटेन, वो कहते हैं कि अगर बैंक अकाउंट खतरे में नहीं हो सकता, क्योंकि हम OTP भी मंगवाते हैं, अगर OTP लोग देंगे उसके बाद में जो बैंक अकाउंट है वो खतरे में आ सकता है, अदरवाइज बैंक अकाउंट खतरे में नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये है अबाउट दी UIDAI आधार कार्ड। और आधार कार्ड में अब ये यही बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ खतरा नहीं है, वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन है, प्रिकॉशनरी मेजर। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट दी GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, तालिबान रजीम के अंडर क्या क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है न्यू रिपोर्ट फ्रॉम द एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ऑफ द UNSC। उन्होंने बोला फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू एंजॉय सेफ हेवन अंडर द न्यू तालिबान रजीम। ये जो मतलब कमेटी यहाँ पे कमेटी है या फिर मॉनिटरिंग टीम है, वो UNSC जो सैंक्शन कमेटी उसको रिपोर्ट देती है। ये जो UN सैंक्शंस कमेटी है उसके 15 UNSC मेंबर होते हैं और इंडिया करंटली चेयर पे है इसके, मतलब आउट ऑफ 15 एक मेंबर उसका है। यहाँ पे UN टीम ने इस बार कोई एविडेंस गैदरिंग के लिए अफगानिस्तान नहीं जा पाए, ऑब्वियसली कैसे जा पाते। तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर हो गया, वहाँ पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल या फिर मेंबर स्टेट्स, उससे इन्फॉर्मेशन लिया। और इन्फॉर्मेशन से ये पता चला कि जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जिनका फोकस इंडिया रहता है, वो अफ़गानिस्तान में बहुत अच्छे वे से वहाँ पे पाए जा रहे हैं। और उनके पास में अगर हम बात करें 18 to 400 फाइटर्स हैं अफ़गानिस्तान में, अलकायदा के पास में। और फाइटर्स में बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और पाकिस्तान के लोग आते हैं। व्हाट अबाउट इंटरनल टेंशंस, ये जो तालिबान है वो भी दो तरह के, एक मॉडरेट है, एक बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर है। जो मॉडरेट वाली है उन्होंने बोला कि भाई जो ट्रेड है दूसरी कंट्रीज़ के साथ में या फॉरेन रिलेशन उसको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन जो दूसरे वाले है जो हार्डकोर है वो कहते हैं ना किसी के साथ भी कोई रिलेशन मेंटेन नहीं करना। व्हाट अबाउट द टेररिस्ट ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द फॉरेन टेररिस्ट फाइटर इन द अफगानिस्तान, जिनका नंबर है 3000 से 4000 और मोस्टली लोकेटेड अलोंग द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज। तो ये हमारे लिए कंसर्न की बात है। अब आगे आगे देखते हैं क्या बनता है इसका। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। आज जो दिन है वो क्या है, सिंस 2001 हम जून 1 को ऑब्जर्व करते हैं एज अ वर्ल्ड मिल्क डे। याद रखना है आपने, वर्ल्ड मिल्क डे टू रिकग्नाइज इट्स इंपॉर्टेंस एज अ ग्लोबल फूड। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। इंडस वाटर टॉक्स हेल्ड ऑन कॉर्डियल टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे कॉर्डियल टर्म्स में उन्होंने बोला है कि चलो ठीक है, एक बात हो रही है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी क्या बोलती है, देखिए। इंडस सिस्टम कॉम्प्राइज ऑफ मेन इंडस रिवर जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। दी बेसिन इज मेनली शेड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो ट्रीटी है वो साइन हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960। ऑल दी वाटर्स ऑफ दी 3 रिवर्स नेमली रावी, सतलुज एंड ब्यास वर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज़। ये जो वेस्टर्न रिवर है इंडस, झेलम एंड चिनाब वर एलोकेटेड टू पाकिस्तान, लेकिन जो दूसरी वाली है वो इंडिया को दे देगी। लेकिन जो ऊपर वाली रिवर है, जो मतलब वेस्टर्न रिवर है इंडस, झेलम एंड चिनाब, उस पर ऊपर जो हमारी कंट्री है वो प्रोजेक्ट बना सकती है। लेकिन कौन से रिवर, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है कि आपने पानी को रोकना नहीं है, आप डाइवर्ट करके किसी और साइड पे लेकर आ सकते हो, लेकिन आप पानी रोकोगे नहीं। वो रन ऑफ द रिवर मतलब रिवर का जो फ्लो है वो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वो चलता रहना चाहिए। अगर आप उससे कुछ डैम बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, डैम नहीं मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हो या फिर उससे कुछ और करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इंडस, झेलम, चिनाब किसके पास गया हुआ है, पाकिस्तान के पास। अब हम देखते हैं इंडस जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में। देखिए जो आपको दिख रहा होगा, जो इंडस रिवर है यहाँ से चाइना से चलती हुई आती है और हमारे इंडिया में यहाँ पे एंटर करती है।
एंटर करते हुए आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, ये देखिए मेजर रिवर के तौर पे। देन झेलम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो झेलम जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ से होते हुए यहाँ पे फिर ये भी पाकिस्तान में एंटर करती है। मोर ओवर चिनाब का भी सेम ही चीज़ है, वो इंडिया में हो रही है लेकिन ओरिजिन है इंडिया में, लेकिन वो कहाँ पे जा रही है, पाकिस्तान में। देन रावी सेम कंडीशन, इंडिया में, लेकिन वो जाती है कहाँ पे, पाकिस्तान में। लेकिन ब्यास एक ऐसी नदी है इंडस रिवर सिस्टम में जो कि कहाँ पे, इंडिया में ओरिजिन होती है और इंडिया में ही वो पूरा का पूरा क्या करती है, फ्लो करती है। ऑल दो इसका जो पानी है फिर बाद में सतलुज के साथ में मिल जाता है, लेकिन वो बाद में सतलुज बन जाती है। फिर ये जो सतलुज है वो भी चाइना से आती है और यहाँ से वो होती हुई और ये पाकिस्तान में एंटर होती है और ब्यास को साथ में लेते हुए आगे जाती है। यहाँ से अगर हम रावी की बात करें, ये भी सतलुज के अंदर एंटर हो जाती है। और मोर ओवर जो चिनाब है वो रावी के अंदर एंटर होती है और जो झेलम है वो चिनाब के अंदर एंटर हो जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये सारी की सारी फिर अंत में इंडस में एंटर होती है और इंडस फिर बाद में कहाँ पे चली जाती है, हमारे अगर हम बात करते हैं बे ऑफ अपना इंडियन ओशन में, है ना। तो जो अरेबियन सी है वहाँ पे जो वो अपना चीज़ है वो बनाती है वहाँ पे अरेबियन सी में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू के किस तरह से जो मंकी पॉक्स है उसकी गाइडलाइंस आई हैं। देखिए ये जो न्यूज़ है अगर आप डेली फॉलो कर रहे हो तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मंकी पॉक्स जो सिचुएशन है एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है, सिम्टम्स जैसे स्मॉल पॉक्स है वैसे होते हैं। ये जो इंक्यूबेशन इसका पीरियड रहता है 6 to 13 डेज़ का रहता है और ये रेंज है फ्रॉम दी 5 to 21 डेज़। जो इसका पीरियड है कम्युनिकेबिलिटी का ए डे और 2 बिफोर द रैश अंटिल एट ऑल दी स्कैब्स फॉल ऑफ और सबसाइड। प्रोडक्ट्स टू अवॉइड, एक तो अफ्रीका से आने वाले प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जो भी वाइल्ड वाले हैं। जो लोग बीमार हैं जिनकी स्किन या फिर जेनिटल लेसन जिनको आपको देख के लग रहा है, तो उस तरह से इस चीज़ को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। तो नॉन ह्यूमन जो प्राइमेट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो मतलब इस तरह से अगर अफ्रीका से आ रही तो आप अवॉइड करोगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है अबाउट द EU बैन्स मेजॉरिटी ऑफ द रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। EU है जो वो रिलाई करता था रशिया पे 25% ऑफ इट्स ऑयल एंड 40% ऑफ इट्स नेचुरल गैस। वो अब EU के जो कंट्रीज है उन्होंने बोला 90% ऑफ ऑल रशियन ऑयल इंपोर्ट हम क्या करेंगे 6 मंथ के बीच बीच में इसको कट कर देंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। फिजिकल डेफिसिट कहते हैं इंप्रूव हो गया 6.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। मतलब जो चीज़ें आपकी अगर हम बात करें उसमें से निकाल दें इंटरेस्ट पेमेंट, अपनी बोरिंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, तो आपकी जो एक्सटर्नल बोरिंग्स हैं हम उसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट मान लेते हैं, है ना। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हमने माइनस कर दिया, अगर सारी की सारी उससे एक्सक्लूड कर दिया, तो फिजिकल डेफिसिट में अगर हम बात करते हैं ये 6.7% यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन फिजिकल डेफिसिट FRBM जो एक्ट है, FRBM एक्ट, वहाँ पे तो बहुत ही कम बोला गया है। वहाँ पे 3.0% बोला गया है और उसमें स्केप क्लॉज है, जो स्केप क्लॉज वो किया गया है 0.5% का। ठीक है जी, ये चीज़। अब कोर सेक्टर में भी अगर हम बात करते हैं, कोर सेक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है सिर्फ वो ग्रीव हुई है, अदरवाइज जो कोर सेक्टर है वो भी नीचे जाता हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारा जो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।